बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना हमारे भारत में संघवाद के बारे में कि किस तरह से हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई, शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य और सशक्त और मजबूत केंद्र बनाया गया। किस लिए? ताकि वो विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण रख सके। और तब से लेकर आज तक हम एक अखंड भारत के रूप में विश्व के मानचित्र पर उपस्थित हैं और एक सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण संघवाद की स्थापना हमने कर रखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज तक इस संघवादी प्रवृत्ति के अंतर्गत इस संघात्मक शासन प्रणाली में कभी कोई टकराव ही नहीं हुआ या कभी कोई परेशानी या समस्या ही नहीं आई। भारतीय संघवाद में भी बहुत सारे तनाव के कारण हैं, तनाव के बिंदु हैं, कुछ उचित हैं, कुछ अनुचित हैं। तो चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में हम कि भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से तनाव हैं। चलिए देखिए, केंद्र राज्य संबंधों की अपन चर्चा करें सबसे पहले, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो केंद्र और राज्य संबंध हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों की अगर हम बात करते हैं, उनको हम चरण दर चरण चलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआती दौर की। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, फिर उसके बाद में सरकारें बनी, केंद्र में बनी, प्रांतों में बनी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। इसका कारण ये था कि उस वक्त वर्चस्व प्राप्त एक ही दल था जिसका नाम था कांग्रेस। केंद्र में भी उसकी सरकार थी और प्रांतों में भी उसकी सरकार थी। और कहीं ना कहीं प्रांतों को इस बात का भरोसा था कि वो केंद्र द्वारा प्राप्त वित्तीय अनुदान से अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी उनको भरोसा था कि इन योजनाओं के द्वारा भी उनके क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। ये चलता रहा तब तक जब तक कांग्रेस का वर्चस्व कम ना होने लगा। और ये कांग्रेस का वर्चस्व कम होने लगा, राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी। अब असली मुद्दा उठकर आया सामने कि जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी वहां हमारी केंद्र सरकार ने पक्षपात वाला रवैया अपनाना शुरू कर दिया। और जो सरकारें थी उन्होंने भी, केंद्र सरकार के प्रांतीय सरकारों ने भी केंद्र सरकार के अवांछनीय हस्तक्षेप को नकारना प्रारंभ कर दिया। और वहीं से शुरू हो जाता है तनाव। लेकिन धीरे धीरे हम इस दौर में और आगे बढ़ते हैं और ऐसा होता है, एक दौर जब आता है 1989-1990 के बाद का, जब केंद्र में भी गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी। और अब हम पहुंच गए एक मंझे हुए संघवाद में, जहां केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होने लगे समझौते आधारित, आपसी मांग और आपसी मांग पूर्ति आधारित। तो एक मजबूत और एक परिपक्व संघवाद की ओर हम बढ़ चले थे। चलिए इन्हीं तथ्यों को अपन देख लेते हैं। 1950 से 1960 के दशक के दौरान केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों की गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध थे वो पूर्णतया शांतिपूर्ण थे। 1960 के दशक के बीच कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई, अर्थात राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी दल हैं वो सत्ता में आए। राज्यों की स्वायत्तता की मांग अब बलवती हो गई, क्योंकि इन राज्यों ने, जहां गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आए थे, उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी कि उन्हें अपने जो विषय हैं, अपने जो क्षेत्राधिकार हैं, उसके अंतर्गत स्वायत्तता प्रदान की जाए। यहाँ पर अवांछनीय हस्तक्षेप केंद्र का उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। राज्यों की स्वायत्तता की मांग बलवती हुई। राज्यों द्वारा केंद्रीय सरकार के अवांछनीय हस्तक्षेप का विरोध किया गया। 1990 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कम हो गया और केंद्र में भी गठबंधन राजनीति ने प्रवेश किया। हम अब गठबंधन की सरकारें हमारे केंद्र में बनने लग गई थी। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। इन राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मंझे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। जानते हैं अब हम स्वायत्तता की मांग कि, लेकिन मंझे हुए संघवाद का मतलब ये नहीं है कि राज्य स्वायत्तता की मांग नहीं करते हैं। आज भी राज्यों की मांगें जारी हैं और शायद आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन ये एक सुदृढ़ लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक है। बस इसमें अलगाववादी प्रवृत्तियां, विघटनकारी प्रवृत्तियां ना हो। तो किन किन आधारों पर राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं? कुछ राज्य इस बात की मांग करते हैं कि शक्ति का विभाजन है वो थोड़ा राज्यों के
पक्ष में और बढ़ाना चाहिए, अर्थात राज्यों को शक्तियां थोड़ी और देनी चाहिए। कुछ राज्य इस बात की मांग करते हैं कि उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना चाहिए, अर्थात राज्यों को ज्यादा वित्तीय आय हो, बहुत ज्यादा वो केंद्रीय अनुदान पर निर्भर ना हो। राज्यों की और मांगे हैं कि भाषाई आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाए। कुछ राज्यों की मांगे हैं कि उनके सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठन किया जाए। तो चलिए देख लेते हैं अपन स्वायत्तता की मांगों को। देखिए, समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों दोनों को ही राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग की जाती है, लेकिन इस स्वायत्तता का मतलब अलग अलग है। सबसे पहला है वो है शक्ति विभाजन राज्यों के पक्ष में बदला जाए, और ऐसी मांग करने वाले राज्य हैं तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल। और ऐसी मांग करने वाले राजनीतिक दल हैं द्रमुक, अकाली दल और माकपा। इसके अलावा राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए, अर्थात राज्य हैं वो केंद्र के वित्तीय अनुदान पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो। संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण अब बढ़ाना चाहिए। और दूसरा बात, प्रशासनिक तंत्र पर भी जब केंद्र का नियंत्रण होता है, जैसे कि हमने बात की थी अखिल भारतीय सेवाओं की, तो जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं वो राज्यों में कार्य करते हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का ही होता है। तो राज्य इस बात से भी नाराज होते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं उन पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए, केंद्रीय नियंत्रण से उन्हें नाराजगी रहती है। सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर भी स्वायत्तता की मांग की जाती है। एक और जो अपने कहें कि अपन बड़ा पहलू है केंद्र और राज्यों के संबंध के मध्य, वो है राज्यपाल का पहलू। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हमारे राज्यपाल के पद ने केंद्र को सशक्त बनाया, लेकिन इसी राज्यपाल के पद ने केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं उन संबंधों के मध्य एक खटास पैदा करने का भी कार्य किया, क्योंकि अनुभव आधारित तथ्य ये बताते हैं कि राज्यपाल के पद का बहुत बार हमारी केंद्र सरकार ने दुरुपयोग किया। जहां उनके दल के अलावा, यानी कि जो दल केंद्र में सत्ता में है उसके अलग कोई दल राज्य में सत्ता में है, तो केंद्र सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से उन राज्यों की विधान मंडलों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया और उनके पास बहुमत होने के बावजूद उनको बर्खास्त किया गया। तो चलिए जानते हैं अपन राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, आपातकाल के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आपातकाल के अंतर्गत एक होता है अनुच्छेद 356, जिसके तहत इस बात का एक प्रावधान हो जाए अगर राज्यपाल को, अर्थात संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि अगर राज्यपाल को इस बात का वो अंदेशा हो जाए या फिर इस बात का कहें कि अपन वो हो जाए कि भाई जो राज्य का प्रशासन है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया गया है, अर्थात राज्यपाल द्वारा संवैधानिक प्रशासन की संवैधानिक प्रावधानों की उसके राज्य में असफलता की बात अगर कर दी जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो वहाँ की राज्य सरकारें हैं वो बर्खास्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और सारी की सारी शक्तियाँ वहाँ केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं, राज्यपाल के जो फैसले हैं उनमें हमेशा केंद्र का हस्तक्षेप होता है, अर्थात राज्यों के फैसलों में राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। विवादास्पद भूमिका रही है राज्यपाल की, क्यों जब केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ दल अलग अलग थे, जिसकी अभी हमने बात की कि केंद्र में अलग दल सत्ता में था, राज्य में अलग दल सत्ता में था, तब राज्यपाल की भूमिका है वो हमेशा विवादित रही। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है राज्यपाल और राज्य सरकार को बर्खास्त करने, विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा है वो राज्यपाल कर सकता है। तो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार से केंद्र सरकार से विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर सकता है। साथ ही राज्यपाल के पास जब कोई राज्य की विधानसभा में जब कोई विधेयक पारित होता है और राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेज सकते हैं। तो इस तरह से राज्यपाल के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं कि जिनके माध्यम से केंद्र सरकार है वो राज्य के कार्यों में, राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर सकती है।
चलिए जानते हैं अपन कि जो अनुच्छेद 356 है उसका किस प्रकार से हमारी केंद्र सरकारों ने दुरुपयोग किया, तब जब उनसे कोई दूसरा अलग दल, यानी कि जिस दल की केंद्र सरकार थी उससे अलग दल राज्यों में सत्तारूढ़ था। देखते हैं अपन, संविधान के सर्वाधिक विवादित प्रावधानों में से एक प्रावधान है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों का अधिग्रहण इसमें हो जाता है और कुछ मामलों में राज्य सरकारों की विधायिका में बहुमत प्राप्त होने पर भी उनको बर्खास्त किया गया। जैसे अभी अभी हमने इस बारे में बात की थी कि जब राज्यपाल को इस बात का विधान हो जाता है कि भाई राज्य के अंदर प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो केंद्र सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। लेकिन आधार होना चाहिए संवैधानिक प्रावधानों की विफलता। लेकिन ऐसे बहुत सारे मसले आए जब राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत था, उसके बावजूद भी उनको बर्खास्त किया गया। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है कि 1959 में केरल में और 1967 में अनेक राज्यों में बहुत से राज्यों के बहुमत की परीक्षा के बिना ही उनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, अर्थात सरकारों को मौका ही नहीं दिया गया विधानसभा में विश्वास मत को पारित करने का। 1967 के बाद अनुच्छेद 356 का केंद्रीय सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया। 1967 तक जबकि वर्चस्व था केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में कांग्रेस का, तब तक 356 का प्रयोग बहुत कम किया गया। लेकिन 1967 के बाद में 356 का खूब दुरुपयोग किया गया और वो सरकारें बर्खास्त की गई जो कि गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें थी। राज्यपाल द्वारा बहुमत दल या गठबंधन को भी सत्तारूढ़ होने से रोका गया। कोई दूसरा दल बहुमत में था या फिर कोई गठबंधन बहुमत में था, लेकिन वो कांग्रेस नहीं था, इसलिए राज्यपाल द्वारा उसको सत्ता प्राप्त करने से रोका गया। तो ये एक राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी विवाद का बड़ा ही कहें कि अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तब केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने के लिए, उन पर कहें कि अपन खोजबीन करने के लिए उनकी सुधार की ओर एक आयोग का गठन किया गया था 1983 में, जिसको कहा जाता है सरकारिया आयोग। इसने 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने राज्यपाल का जो पद है उसको निष्पक्ष और न्यायोचित बनाने का सुझाव दिया था। तो देखा आपने एक राज्यपाल के पद के कारण किस तरह से राज्य और केंद्र के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ, किस तरह से केंद्र सरकार द्वारा इस पद का और अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया। नवीन राज्यों की मांग की अपन बात करें तो नवीन राज्यों की मांग है वो स्वतंत्रता के जस्ट बाद में उठने लग गई थी। हमारा भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों ने अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग उठाई गई। शुरुआत में हमारी सरकारों ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात नहीं मानी। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए और जो एक आंदोलनकारी थे, यानी कि आंदोलनकारी या फिर भाषाई आधार पर के पुनर्गठन की मांग करने वाले, वो धरने पर बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से सरकार दबाव में आई। फिर बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस बात का सुझाव दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तब से लेकर अब तक राज्यों के पुनर्गठन होते रहे हैं, नए नए राज्य बनते रहे हैं। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की गई। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बने। 1966 में पंजाब और हरियाणा है वो अलग अलग हुए और बाद में पूर्वोत्तर राज्यों का गठन हुआ। नए राज्य की मांग को पूरा करने के लिए सन 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इनमें प्रशासनिक सुविधा भी एक कारण था, जो कि 3 बड़े राज्यों को और कहें कि अलग करके ये 3 राज्य बनाए गए थे सन 2000 में। और 2014 में हम जानते ही हैं कि तेलंगाना नया राज्य बना है। अंतर्राज्यीय विवाद की बात करते हैं। अभी तो अपन ने बात की केंद्र और राज्य के संबंधों की, केंद्र और राज्य के बीच तनाव के बिंदुओं की। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय विवाद, अर्थात राज्यों के आपस में विवाद। राज्यों के आपस में किस बात के विवाद हो सकते हैं? तो हमारे राज्यों में भी आपस में विवाद हैं। वो विवाद हैं सीमाओं को लेकर, वो विवाद हैं नदियों के पानी के वितरण को लेकर, क्योंकि नदी ऐसा तो है नहीं कि एक ही राज्य में निकलती है और फिर उसी राज्य में समाप्त हो
हो जाती है। एक नदी बहुत सारे राज्यों से होकर बहती है, तो इस मामले पर राज्यों को कि कौन से राज्य द्वारा नदी के जल का कितना और कैसे उपयोग किया जाएगा, इस मसले पर हमेशा तनाव हुए हैं, इस मसले पर आपस में विवाद हुए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमा विवाद की। तो पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा किया जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, किंतु सीमावर्ती क्षेत्रों पे ये हमने जाना कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो गया। और ठीक है, एक भाषा बोलने वाले राज्यों को लोगों को एक राज्य में ले लिया गया। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर एक ही भाषा बोली जाती है, तो उन क्षेत्रों को मिला करके एक राज्य बना दिया। लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत पास में है किसी दूसरे राज्य की सीमा की, तो वहाँ पर लोग लगभग मिली जुली भाषा बोलने वाले लोग हैं कि वो गुजराती भी बोलते हैं, वो मराठी भी बोलते हैं। कुछ उनमें से घर हैं, कुछ लोग हैं वो कि गुजराती बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं वो मराठी बोल रहे हैं। तो ऐसे में सीमा विवाद होता है। वहाँ दोनों ही राज्य फिर दावा करने लग जाते हैं कि वो उनके सीमा में आना चाहिए वो क्षेत्र। जैसे कि बात करें अपन, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है बेलगाम को लेकर विवाद। ऐसे ही मणिपुर और नागालैंड के बीच में सीमा विवाद है, और ऐसे ही पंजाब और हरियाणा के बीच में भी सीमा विवाद है। नदी जल के बंटवारे को लेकर कौन कौन से राज्यों में विवाद है? देखिए, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल को लेकर विवाद है। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में नर्मदा नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। आगे अपन चलते हैं। अब एक और जो हमारे संघवाद को और कहीं की एक नई दिशा देने वाला प्रावधान है, वो है विशिष्ट प्रावधान। ये विशिष्ट प्रावधान क्या होते हैं? देखिए, जिन भी देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर सभी राज्यों को लगभग समान अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन हमारे संविधान द्वारा कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, अर्थात उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। चाहे अपन राज्यसभा में ही बात कर तो राज्यसभा में भी हमने राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया है, वहां भी समान प्रतिनिधित्व नहीं है। असमान प्रतिनिधित्व है जनसंख्या के आधार पर। वैसे ही दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371, ये दोनों ही कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 370 जो कि बहुत चर्चा में रहा है इन दिनों, वो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो जम्मू कश्मीर को किस तरह से कौन कौन से विशेष प्रावधान देता था। वैसे ही अनुच्छेद 371 है, वो भी कुछ राज्यों को, खासकर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करता है, उनको कुछ विशेष अधिकार देता है। चलिए जानते हैं। देखिए, भारतीय संघवाद की एक नायाब विशेषता है जो अन्य संघवाद से, अन्य संघात्मक शासन प्रणालियों से अलग है। वो कौन सी है? वो ये कि यहाँ अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। यहाँ सब राज्यों के साथ समान व्यवहार नहीं है। राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान करता है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि के लिए भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। अब एक बार जान लेते हैं अनुच्छेद 370 के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए था। वो जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। हम सभी जानते हैं कि हमारे जब देश स्वतंत्र हुआ था, तब बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो कि भारत में मिले थे, बहुत सारे राज्य थे जिनका विलय पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन हमारे जो जम्मू कश्मीर रियासत के राजा थे, वो अंतिम समय तक इस बात का निर्णय नहीं ले पाए थे, या स्वतंत्र रहना चाहते थे, या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, या भारत में मिलना चाहते थे। फिर कबाइलियों का आक्रमण हुआ था, हिंसा हुई थी, बहुत सारी उस वक्त ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी जिनको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे अपने इतिहास में। तो उस वक्त बाद में एक तरह से उन विपरीत सी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के विलय का, भारत में विलय करने के विलय पत्र पर वहाँ के राजा हरि सिंह जी ने हस्ताक्षर किए थे। उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर के दौरान जो समझौता था, उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत इस बड़े राज्य जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। ये क्या थे विशेष प्रावधान? हमने बात की संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की।
तो जो संघ सूची और समवर्ती सूची है, इसके ऊपर केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी तो वो कानून संपूर्ण भारत में लागू होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू होंगे वहां की राज्य सरकार की अनुमति के बाद में। हमारे जम्मू कश्मीर जो राज्य है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान होगा, उस जम्मू कश्मीर राज्य का अलग से ध्वज होगा। इस बात का भी प्रावधान किया गया था। दूसरा, यहाँ जो आपातकालीन उपबंध हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे, और बहुत सारे उपबंध इस अनुच्छेद 370 के तहत किए गए थे। देख लेते हैं एक बार उनमें से कुछ, कि यहाँ केंद्र सरकार को शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं इस अनुच्छेद के तहत। जम्मू कश्मीर में केंद्र सूची और समवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का वहाँ प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग ध्वज था। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब हमारी केंद्र सरकार द्वारा इस अनुच्छेद 370 की समाप्ति की जा चुकी है। और इस समाप्ति के बाद क्या क्या प्रावधान हटाए गए कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा अब समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें से एक है लद्दाख और दूसरे हैं जम्मू कश्मीर। अब ना इनका अलग संविधान होगा और ना ही कोई अलग ध्वज होगा, और अब केंद्र सरकार के सारे कानून यहाँ पर लागू होंगे। तो अब अपन ये बात करें कि ये विशिष्ट प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों लागू किए होंगे। यहाँ अपन थोड़ा सा सोच सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की उस वक्त की उसकी तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार, या फिर ज़रूरतों के अनुसार, या फिर आवश्यकताओं के अनुसार, या फिर शायद अपने संघ में शामिल करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे विशेष उपबंध किए होंगे। लेकिन ये जो विशिष्ट प्रावधान हैं, ये भी राज्यों के आपस में, यानी कि आपसी राज्यों के विवाद के और राज्य और केंद्र के आपस में विवाद का भी कारण बनते हैं। तो ये विशिष्ट प्रावधान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस मसले पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि विशिष्ट प्रावधान वहाँ तक ठीक हैं जहाँ तक ये किसी राज्य की विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, उस राज्य को विकास प्रगति में सहायता दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये विशिष्ट प्रावधान उस इकाई को या उस संबंधित राज्य को अखंड भारत से या भारतीय संघ से अलग महसूस करवाना शुरू कर दें, अर्थात उन विशिष्ट प्रावधानों के तहत यदि वो राज्य अपने आप को अन्य राज्यों से अलग और भारतीय संघ से भी अलग समझने लग जाए, अर्थात विघटनकारी अलगावकारी विचारधारा वहां पैदा होने लग जाए, तो फिर हमारे केंद्र सरकार द्वारा एक त्वरित निर्णय के द्वारा, एक कहें कि अपन समझदारी पूर्ण निर्णय के द्वारा वापस इनका विश्लेषण करना चाहिए, इन विशिष्ट प्रावधानों का। तो ये था अपना अध्याय 7 संघवाद, कि किस तरह से भारत में जो संघवाद है उसमें तनाव के कौन कौन से बिंदु हमें देखने को मिले, आपस में केंद्र और राज्यों के आपस में किस बात के तनाव हैं, क्या क्या तनाव के कारण हैं, जिसमें अपन राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 को सर्वोपरि रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें राज्यों के आपसी विवाद, तो वो भूमि विवाद यानी कि सीमा संबंधित विवाद हो गए, नदी जल के वितरण को लेकर विवाद हो गए, तो इस तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन इन विवादों का समाधान भी हो रहा है, आपस में सहयोग सामंजस्य भी बढ़ रहा है, और अब हम एक और अधिक सुदृढ़ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि इसी तरह से हम एक सुदृढ़ और एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोकतंत्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान हमेशा बनाए रखेंगे। तो अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद, और लिखेंगे यहाँ पर अपन कावेरी जल विवाद कौन कौन से राज्यों के मध्य है। इसका आंसर आपको करना है कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके बीच में कावेरी जो नदी है उसके जल के वितरण को लेकर विवाद है। राज्यपाल का पद विवादास्पद होने के क्या कारण है, इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आपको सारा लिखना है कि किस तरह से राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करके और जो गैर सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, उसके अलग कोई दूसरा दल के राज्य सरकारों में अगर सत्तारूढ़ है तो उनकी सरकारों को बर्खास्त किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, और किस तरह से राज्यपाल के पद के द्वारा जो राज्य सरकारें हैं उनकी स्वायत्तता में सेंध लगाई जाती है। इसका आंसर आपको करना है। धन्यवाद।